बे आंखें, बे आंखों में थोड़ी सी हम बात कर लें इनके कवि के ऊपर, सुमित्रा नंदन पंत। इनका मूल नाम था, जो कि किताब में दिया हुआ है, गोसाई दत्त। ये उत्तरांचल में इनका जन्म हुआ था सन 1900 में। इनके, मेरा सन भी याद करने में दिक्कत नहीं होगी, मगर इनकी रचनाएं हमें बहुत ध्यान से याद करना है। ये एनसीईआरटी जैसे ही शुरू होती है और इसमें हमें बहुत बारीकी से एक एक बात को ध्यान में रखना है। तो इनकी रचनाएं हैं, बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं, इनको हम भूलना नहीं है। और ये हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, योगवाणी, ग्राम्या, चिदंबरा, उत्तरा, स्वर्णकिरण, कला और बूढ़ा चांद और लोकायतन। इनको ये बातें भी हमें याद रखना है कि इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ और भारत सरकार का पद्म भूषण पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इनकी मृत्यु 1977 में हुई। ये हमें काम आएंगे, ये सम्मान, कि हम जब लिखेंगे कि साहित्य में स्थान इनका, तो उस समय हम लिख सकते हैं कि इतने प्रसिद्ध थे कि इनको इतने सारे पुरस्कार प्राप्त हुए। इन्होंने अपनी शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में प्राप्त की। साहित्य के प्रति इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और हम लिख सकते हैं कि इनको बहुत सारे पुरस्कार से नवाजा गया। अनेक विधाओं पर लिखा इन्होंने। इस बात को याद रखना कि अकेली कविता ही नहीं, कविता के अलावा इन्होंने नाटक और उपन्यास भी लिखे, कहानियां और संस्मरण भी लिखे। इसमें बाकी तो आपको इसमें मिल ही रहा है, बहुत सारा लिखा है। इसको बड़े ध्यान से अगर पढ़ेंगे आप लोग किताब में, तो इनके बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेगी। अब हम सीधे बे आंखों पर चलें, तो इसमें हम जीवन परिचय के अंत में कुछ दिया हुआ है, अंतिम पैराग्राफ। अंतिम पैराग्राफ देखें, जिसमें लिखा है, प्रस्तुत कविता बे आंखें पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। अगर हमें इतनी बात दो पंक्तियों को समझना है, तो हमें सबसे पहले समझना होगा प्रगतिवाद को, कि प्रगतिवाद क्या है। अगर हमने 10वीं में आधुनिक काल में प्रगतिवाद को पढ़ा है, तो अगर हम थोड़ा सा प्रगतिवाद को एक बार देख लेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि इनकी कविता किस प्रकार की कविता है। योग योग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है। तो इस बात का हम ध्यान रखना है कि एक किसान है इस कविता में। तो दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया, यानी सरकार ने और अन्य प्रकार से बहुत अच्छा किसानों के प्रति नहीं किया गया, जबकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश होने के बाद भी यहाँ किसानों के प्रति उतना ध्यान नहीं दिया गया। इससे जो कवि है बहुत दुखी है। कविता ऐसे ही दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है, यानी जितनी कठिनाइयां आती हैं उसको, क्या क्या समस्याएं आती हैं किसान को, इससे संबंधित बात यहाँ इस कविता में सुमित्रा नंदन पंत जी ने बे आंखों के माध्यम से कही है। कवि किसान की आंखों में देखकर उसके दुख को समझ पा रहे हैं और उस दुख को इस कविता के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। तो हम प्रारंभ करते हैं और शुरुआत करते हैं। पहला जो 4 पंक्तियां दी हुई हैं कि अंधकार की गुहा सरीखी, गुहा यानी होता है गुफा, और सरीखी मतलब होता है समान। तो यहाँ सरीखी जैसे ही आता है तो हमें याद रखना है कि इसमें उपमा अलंकार है ना। तो ये बातें क्या होंगी कि साथ साथ हमें जी आपको अर्थग्रहण संबंधी तो नहीं, ये आपको कहाँ काम आएंगी, सौंदर्य बोध,
या इसी को सेल्फ बोध भी कहते हैं। सौंदर्य बोध में ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा और विशेष में भी काम आएगा। तो यहाँ पर अंधकार की गुहा सरीखी, तो सरीखी मतलब समान और समान मतलब उपमा अलंकार। और अंधकार की गुहा सरीखी, तो पहली पंक्ति में एक स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। दो बातें निकल के आ गई। तीसरी बात यह कि शुरू में ही हमें बताया गया इसमें कि इसमें किसान की दयनीय दशा का वर्णन किया गया है। तो विशेष यही वो अपना पहली पंक्ति में कंप्लीट हो गया। एक तो शुद्ध साहित्य खड़ी बोली, दूसरा उपमा अलंकार आ गया, और तीसरा क्या हो गया, किसान की दयनीय दशा का वर्णन विशेष हो गया। अब देखें आगे, अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण, दैन दुख का नीरव रोदन। पूरा कष्ट से भरी हुई कविता। रोदन आप जानते हैं, रोने को कहते हैं। नीरव यानी होता है एकदम शांति, यानी एकदम मौन, कोई आवाज ना हो, शब्द ही ना हो। दारुण यानी बहुत अधिक, घोर निर्दयता, भयानकता, और दैन्य मतलब दरिद्रता या दीनता। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ो उसे मझधार आज, संसार कगार सदृश वह खिसका। तो जैसे ही इसमें आप देख रहे हो आंखें आ गया, स्वाधीन किसान आ गया, तो आपका संदर्भ हो गया। होगा क्या कि हो सकता है कि आपको इसमें परीक्षा में पूछा जाए कि सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो इसमें क्या करना है कि अपन संदर्भ भी लिख सकते हैं अलग से, और यदि चाहें तो हम प्रसंग में भी संदर्भ लिख सकते हैं। हमने क्या किया, प्रसंग लिखा। अब हम लिखेंगे कि उपरोक्त पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक, क्या नाम पाठ्य पुस्तक का याद हो गया, आरोह के अंतर्गत बे आंखें से लिया गया है, जिसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, और जिसमें किसान की दयनीयता का वर्णन किया गया है। ये प्रसंग भी हो गया और संदर्भ भी हो गया। हम चाहे तो प्रसंग में इस दोनों बातों को लिख सकते हैं, या फिर हम संदर्भ अलग लिख लें। तो इसमें बे आंखें आ गया, और बे आंखें आ गया तो आपको इतना तो याद रहेगा ही, सुमित्रा नंदन पंत। प्रसंग में हमें दुर्दशा का, शोषण का, उसकी दयनीयता का वर्णन किया गया है किसान की, इतना लिखना है। अब व्याख्या देखें तो कवि यहाँ कहते हैं कि जैसे ही हमने किसान की आंखों को देखा, हम वर्तमान में किसान की आंखों को जैसे ही देखते हैं तो उसमें बहुत ही ज्यादा दर्द झलकता रहता है। उनकी गहरी आंखों में हम झांकने का जब प्रयास करते हैं, होता क्या है कि हम साधारणतः किसी व्यक्ति को ऐसे ही देख लें तो ज्यादा हमें असर नहीं होता, मगर हम ध्यान से देखें, उसकी पारिवारिक स्थिति को देखें, वो कैसे अपना जीवन यापन करता है, कैसे अपने परिवार को चलाता है, इस सब बातों को अगर देखेंगे तब हमें उसकी गंभीरता का पता चलेगा, तो तब हमें उसकी वास्तविकता का पता चलेगा। और ऐसे कवि ने किसान की आंखों को देखा, तो किसान की आंखों में उन्हें दुख दिखा, दरिद्रता दिखी जब नजदीक से उसको देखा, और जो ऐसा दुख था जो कभी खत्म ना होने वाला दुख। यहाँ लिखा है अंधकार की गुहा, ऐसा अंधेरा छाया है उसके जीवन में, ऐसी गुफा है उनकी आंखें, ऐसा कष्ट है उन आंखों में, ऐसा लगता है कि कभी समाप्त होने वाला नहीं है। जिस प्रकार की कोई बहुत अंधेरी गुफा है, अंदर अंधेरा ही अंधेरा है, और वहां हमें झांकने से भी डर लगता है, वहां हमें अंदर देखने से भी डर लगता है। ऐसे ही जब किसान की परिस्थिति को देखते हैं तो दुख होता है। जैसे कि हम अगर वर्तमान परिस्थितियों को देखें, आज की परिस्थिति को देखें, तो किसान ने सोयाबीन के लिए इतना सारा पैसा खर्च किया, मगर आज उसके खेत में कुछ भी नहीं है। मतलब वो बहुत कष्ट में है, पैसा लगाता है, कैसे परिवार चलाता है,
इन सब बातों को अगर हम नजदीक से देखें, किसी किसान से हम बात करें, उसकी वास्तविक स्थिति को समझने का प्रयास करें, तो हमें लगेगा कि वो बहुत दुखी है। तो जिस प्रकार की हम किसी गुफा को देखते हैं, अंधेरी गुफा को, और हमें डर लगता है, वैसे ही यहाँ पर कवि सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि हम भी उसकी किसान की आंखों को देखने में हमें डर लग रहा है। उन आंखों से डरता है मन, उनको देखना नहीं चाहते। जब उनकी आंखों को देखते हैं तो डर जाते हैं, क्योंकि बहुत कष्ट में है वो। क्यों? क्योंकि वहां अंधेरा ही अंधेरा है जीवन में, परेशानी परेशानी है, दयनीयता है, दरिद्रता है, समस्या है, कहीं प्रकाश दिखाई नहीं देता। कहीं उसकी आंखों में झांकने से कोई आशा की किरण भी दिखाई नहीं देती कि कहीं से उसको आगे चल के अच्छा होने वाला है। केवल दुख। तो भरा दूर तक उसमें दारुण, बहुत दूर तक हम देखते हैं तो उसके जीवन में दुख ही दुख है। दैन्य दुख का नीरव रोदन, उसकी आंखों में गरीबी है, दुख है, और चुपचाप वो है कष्ट को सहन कर रहा है। और इस कारण से उसकी आंखों में झांकने का साहस कभी नहीं कर पा रहा। कि किसान की आंखों का कैसा चित्रण किया गया है। अब आपको क्या लिखना है इसमें? इसमें आप लिखोगे कि किसान की आंखें अंदर की तरफ धसी हुई हैं, और अंदर की तरफ धसी होने के कारण ऐसा लगता है कि वो गुफा बन गई है। और अगर ध्यान से हम उसको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि उसके अंदर दरिद्रता है, अंधेरा है, परेशानियों का भंडार है, गरीबी से भरा हुआ है, और कहीं भी प्रकाश दिखाई नहीं देता। बस इतना अगर हम 2 नंबर में हम लिख देंगे तो हो जाएगा। अब एक प्रश्न और है अर्थग्रहण संबंधी। प्रश्न है कि कवि को किसान की आंखों से डर लगता है, क्यों? फिर वही हमें उत्तर लिखना है कि किसान की आंखों से डर इसलिए लगता है क्योंकि उसके अंदर दुख है, दर्द है, दरिद्रता है, गरीबी है, शोषण हो रहा है उसका, महाजन लोग शोषण करते हैं, उसके अंदर वेदना है, अंधकार से भरा हुआ उसका जीवन है, कोई आशा दिखाई नहीं देती है। इसलिए कवि को किसान की आंखों में झांकने से डर लगता है। तो कोई दिक्कत अर्थग्रहण संबंधी? अगर हमने पद्य की व्याख्या ठीक से समझी है तो हमें अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखें। वह स्वाधीन किसान रहा, वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, और छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सदृश वह किसका। यहां बताते हैं कि आज हमारा भारत स्वतंत्र हो गया, हम स्वतंत्र हैं, और यह स्वतंत्रता उस किसान की आंखों में भी दिखाई देती है। वह स्वाधीन किसान रहा, यानी हमारा देश स्वतंत्र हो गया, वह किसान भी स्वतंत्र हो गया, और वह किसान भी गर्व से भरा हुआ है। जैसे कि दूसरी पंक्ति में लिखा है, अभिमान भरा आंखों में इसका, तो उसकी आंखें अभिमान से भरी हुई हैं, गर्व से भरी हुई हैं कि वह स्वतंत्र देश में निवास करता है। मगर दुख इस बात का है, क्या दुख है? दुख है छोड़ो से मझधार आज, आज सभी ने उसको छोड़ दिया, मझधार में छोड़ दिया। देश स्वतंत्र हो गया, सबसे पहले किस पे ध्यान दिया जाना था? सबसे पहले ध्यान दिया जाना था किसान के ऊपर, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था की मूल कड़ी किसान है। मगर किसान के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। दुख इस बात का है कवि को, छोड़ो से मझधार आज, संसार कगार सदृश वह किसका। मझधार यानी समस्याओं के बीच में छोड़ जाना, कगार यानी होता है किनारा, और सदृश होता है समान, और सादृश्य आया समान। समान का मतलब है कि यहाँ उपमा अलंकार है।
तो क्या किया, किसान को मझधार में छोड़ दिया, जो शासक वर्ग हैं, जो राजा थे, और उसको अकेला छोड़ के किनारे हो गए। हमारा देश स्वतंत्र हुआ, मगर इस स्वतंत्रता का उसे कोई लाभ नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी स्थिति स्वतंत्रता के पहले जैसी थी वैसे ही आज है। तो वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ो से मझधार आज, संसार कगार सादृश वह खिसका। यानी पूरा संसार उसको यथा स्थिति में छोड़कर, जैसी उसकी समस्याएं स्वतंत्रता के पहले थीं, जैसे बाद में चौकी तो बनी रही और सब एक किनारे हो गए। शासक वर्ग था जो कुछ कर सकता था, उसने कुछ नहीं किया। ये है इन अंत की 4 पंक्तियों का। अब हम देखें अर्थ ग्रहण संबंधी कोई और प्रश्न देखें। तो आजादी के बाद किसान की दशा में क्या सुधार हुआ? तो हम लिखेंगे कि आजादी के पहले जैसा था किसान, जैसी उसकी स्थिति थी, आज भी वही स्थिति है। शासकों ने, राजाओं ने, या जो भी कर सकते थे उनके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। क्या हुआ? सिर्फ हमारा देश स्वतंत्र हुआ और किसान स्वतंत्र नहीं हुआ। वो ज्यों का त्यों है, जैसा वह स्वतंत्रता के पहले था वैसा ही स्वतंत्रता के बाद है। उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, किसी ने उसके लिए कुछ नहीं किया, उसका कोई विकास नहीं हुआ, उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और क्या हुआ? ये और हो गया कि वह कर्ज में और डूब गया, महाजनों से पैसा ले लेके वह कर्ज में डूब गया, तो परेशानी उसकी और बढ़ गई। तो हमें लगता है कि आप लोगों से अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न भी ठीक ढंग से बनेंगे। अगली पंक्तियां हैं, लहराते बेखेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। आगे कहा गया है, अब देखो संदर्भ तो आपको इसमें मिल जाएगा, कम से कम 8 पंक्तियां आएंगी। तो अगली पंक्ति में अगर देखें तो लिखा है, आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। तो यहाँ आंखें आ गई, तो बी आंखें हो जाएगा और सुमित नंदन पंत हो जाएगा। और हमारी तो इच्छा है कि आप प्रसंग एक ही बना लें, और वो है इस कविता में कवि किसान की दयनीयता, गरीबी, उसकी वास्तविकता का वर्णन करता है, उसकी समस्याओं का वर्णन करता है। एक प्रसंग पूरे पाठ का हो जाएगा। तो संदर्भ, प्रसंग, और इसमें कुछ बदलेगा, वह विशेष बदलेगा। अभी तक हम क्या करते थे, 10वीं तक एक विशेष ले लिया हमने और पूरे पाठ का विशेष कर लिया, मगर अब विशेष बदलेगा। तो लहराते भी खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे। कवि कहते हैं कि किसान अपने पहले के जीवन को याद करता है, पहले के समय को याद करता है, तो उसे दिखता है कि हमारा जीवन पहले ही ठीक था, जब उसके खेत लहराते थे। लहराते हुए खेतों को देखकर वह खुश होता था। उसकी आंखों में उस समय जब लहराते हुए खेतों को देखता होगा कभी, तो चमक भी आती होगी। मगर वर्तमान में उसकी परिस्थितियां बहुत खराब हैं। तो लहराते भी खेत दृगों में, कभी ऐसा हुआ हो कि लहराते हुए खेत उसने देखे होंगे और उसकी आंखों में चमक आई होगी, परंतु आज वर्तमान में उन खेतों से उसको अलग कर दिया गया। एक शब्द आया है बेदखल। बेदखल का मतलब है कि अलग कर देना। जो खेत आपके पहले हैं उनको छुड़ा लेना और आपसे कहें कि आपका उसमें कोई अधिकार नहीं है, इसे कहते हैं बेदखल करना, यानी अधिकार से वंचित करना। तो ये कौन करता है? ये सब करते हैं महाजन लोग, जिन्हें महाजन कहते हैं, जो पैसा देते हैं उधार और ब्याज से पैसा देते हैं और बाद में वो जमीन हड़प लेते हैं। तो किसान अपने पहले के जीवन को याद करता है और अपने लहराते खेतों को याद करता है, मगर बस वास्तव में अब वर्तमान में उसके खेतों को छुड़ा लिया गया है, उसे
उसे बेदखल कर दिया गया है, अधिकार से वंचित कर दिया गया है। ये पूरी जमीन जमींदारों ने, जो टैक्स लिया करते थे, कर अंग्रेजों के नौकर हुआ करते थे और टैक्स लगाया करते थे, और टैक्स जब किसान नहीं दे पाता था तो जमीन उनकी छुड़ा लिया करते थे, अपने नाम करा लिया करते थे। यही कारण है कि जो जमींदार लोग हुआ करते हैं उनके पास बहुत अधिक जमीन होती है, आज भी है। तो लहराते भी खेत द्रगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। तो उसका जीवन, सब किसान का जीवन खेत होता है, लहराती हुई खेत होते हैं, मगर उसकी जमीन जब छीन ली तो उसके पास कुछ नहीं बचा। अब उसके पास ना खेत है ना हरियाली है। वह हरियाली जो उसका जीवन सुखमय बनाती थी, अब उसके पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया है। तो हंसती थी उसके जीवन में कभी हरियाली जिनके तन तन में, खेती सब कुछ हुआ करते थे, वह सब कुछ समाप्त हो गए। अगली 4 लाइन है, आंखों में ही घुमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी हिमे मारा। किसान की आंखों में, उसके अपने जो पुत्र था उसका आंखों का तारा किसे कहा गया है? आंखों का तारा यहाँ एक मुहावरा है। तो हमें शिल्प विधान के लिए, काव्य सौंदर्य के लिए इसको याद रखना है कि इसमें मुहावरे का प्रयोग किया गया है। इसमें एक शब्द और आया है, तृण तृण। तो जब एक ही शब्द को 2 बार प्रयोग में लिया जाए और जिसका अर्थ कुछ ना निकले, तो आपको याद होगा इसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। तो आप अपनी कॉपी वगैरह अगर निकाल के रखे हो और आपने लिखा है तो अच्छा है, और जिन्होंने नहीं लिखा वो इन बातों को लिखते जाएं, तो जो विशेष होगा ये आपका सौंदर्य बोध में काम आएगा। तो तृण तृण में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और पहले वाले इस पद में जीवन की हरियाली, जीवन की हरियाली, तो जीवन कैसा? हरा भरा। तो यहाँ पर रूप प्रदान किया गया है जीवन को हरियाली का, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। तो मुहावरा हो गया, आंखों ही में घूमना, आंखों में ही घूमना भी एक मुहावरा है, और आंखों का तारा भी एक मुहावरा है। तो यहाँ पर किसान याद करता है अपने प्रिय पुत्र को, आंखों के तारे को, और उसे वह याद आता है कि उसका जवान लड़का था, मगर पैसा जो उसने लिया था जमींदारों से, और वह पैसा ना दे पाने के कारण जो जमींदारों के लोग हैं, जिन्हें कारंदा कहा जाता था, याद रखना इसमें कारंदा लिख सकते हो, जिन्हें कारंदा कहा जाता था, वो उनके लोग हुआ करते थे, उनके नौकर हुआ करते थे जमींदारों के। और जो पैसा नहीं देता था उसके साथ गुंडागर्दी किया करते थे। और यहाँ पर इसके लड़के को पकड़ के इन्होंने मारा, और मारने से इसकी मृत्यु हो गई। आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों, कारकुनों का मतलब होता है कारंदे, जमींदारों के नौकर, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। तो भर जवानी में, युवावस्था में था उनका बेटा, उस समय से मार डाला गया। और यह बड़े दुख की बात है। इससे वो उन बातों को, उस समय को याद करके बहुत अधिक दुखी हो रहा है। प्रश्न है कि अतीत में किसान का जीवन कैसा था? तो इसमें हम लिखेंगे कि अतीत में किसान का जीवन वर्तमान की अपेक्षा ठीक था, खुशहाल था। इसलिए खुशहाल था कि उसके पास खेत थे, वह खेत में मेहनत करता था, उसका परिवार भरा पूरा परिवार था, फसल अच्छी होती थी, खेतों में हरियाली रहती थी। हम लिखेंगे कि अतीत यानी बीते हुए समय में किसान का परिवार वर्तमान की अपेक्षा
अच्छा था। दूसरा प्रश्न है, किसान की आंखों में किसका चित्र घूमता था? इतना ही प्रश्न आएगा। हमें याद रखना पड़ेगा कि क्या घूमता था। किसान की आंखों में किसका चित्र घूमता था? तो किसान की आंखों में एक ही चित्र घूमता है, और वह है उसका जवान बेटा, जिसको कि जमींदारों के लोगों ने, या हम कहें कारिंदों ने, लाठियों से पीट पीट कर मार डाला था। अगला प्रश्न है, कारकुनों ने क्या किया? तो कारकुनों ने, आपको पता है कि कारकुनों मतलब कारिंदों ने उस किसान के जवान बेटे को लाठियों से पीट पीट कर मार डाला। अगला प्रश्न और अर्थ संबंधी है, किसान के पुत्र को क्यों मारा? कि किसान की गरीबी थी, उसके पास पैसा नहीं था परिवार चलाने के लिए या खेत में बीज के लिए, तो उसने जमींदार से उधार ले लिया, और फिर उधार वह चुका नहीं पाया, और जब उधार नहीं चुका पाया तो फिर जमींदार के कारिंदों ने उसके जवान बेटे को पीट पीट कर मार डाला। ठीक है, चलो आगे देखो। बिका दिया घर द्वार, यहीं से स्पष्ट हो रहा, आप समझ में आने लगा होगा कि सब कुछ बिक गया उसका। संदर्भ प्रसंग बताने की जरूरत है नहीं, बस थोड़ा सा हम विशेष को देखते चले जाएंगे। तो यहाँ पे विशेष में एक बात याद रखना, इन सारे पदों के विशेष में आपको लिखना है, जैसे ही महाजन का नाम आता है आप लिखना, महाजन के अत्याचारों का वर्णन किया गया है। उस समय जो कि महाजन हुआ करते थे, वो किस प्रकार से किसानों पर अत्याचार करते थे, इसका वर्णन यहाँ किया गया है। इसको और जोड़ लेना। बिका दिया घर द्वार महाजन ने ना, ब्याज की कौड़ी छोड़ी, और रह रहे आंखों में चुपती है, कुर्क हुई बरधों की जोड़ी। कौड़ी मतलब होता है पैसा, कौड़ी मतलब सब पैसे का यहाँ है। महाजन ने, आप जानते हो, साहूकार या जो पैसा देता है। कुर्क शब्द आया है यहाँ एक, कुर्क हुई। कुर्क मतलब कि अगर किसान ने अपना पैसा पैसा लिया है और पैसा अगर नहीं दे पाता है, तो उसके घर के बर्तन, उसके बैल, गाय, इनको क्या करते, कुर्क कर दिया करते थे। कुर्क मतलब नीलाम, नीलाई मतलब बाहर खड़ा करके और उसको बेच देते थे, और बेच के पैसा जमींदार ले जाया करते थे। बरधों की जोड़ी आप जानते हो, बैलों की जोड़ी। व्याख्या देखें, इसके प्रसंग में वही दयनीयता है किसान की। चाहो तो ब्याज वसूलने के लिए एक भी कौड़ी ना छोड़ने का वर्णन किया गया है, एक भी पैसा ना छोड़ने की बात कही गई है, और महाजन के अत्याचार का मार्मिक चित्रण किया गया है। व्याख्या में कवि किसान की बहुत ही दयनीय दरिद्र अवस्था का वर्णन करते हुए कहता है कि किसान बहुत अधिक कर्ज में डूब गया है। किसान कर्ज में डूब गया है, तो अब स्थिति ये आ गई है कि बिका दिया घर द्वार, घर से बेघर होने की स्थिति आ गई है। बिका दिया घर, उसका घर बिक गया। परंतु जो महाजन है, साहूकार है, उसने ब्याज की एक भी कौड़ी मतलब एक भी पैसा नहीं छोड़ा। उसे इसकी चिंता नहीं रही किसान को कि उसका घर बिक गया, मगर उसे चिंता किसकी रही, रह रहे आंखों में चुभती हुए कुर्क हुई बरधों की जोड़ी। जब उसके बैल, बैलों की जोड़ी को भी नीलाम कर दिया गया, तब उसे बहुत दुख हुआ, क्योंकि किसान के लिए बैलों से बढ़कर समय कुछ और नहीं हुआ करता था। तो उसे बहुत कष्ट हुआ, उसकी आंखों में ये बहुत चुभा, रह रहे आंखों में फिर उसको याद आता, और आंखों में फिर उसको कष्ट पहुंचता, क्योंकि उसके रोजगार का साधन वही था। किसान उसी के आधार पर अपना रोजगार चलाता था, अपना और भी काम कर लेता था, दो पैसा कमा लेता था। आज उसके पास कुछ भी नहीं बचा, तो बिका दिया घर द्वार, घर बिक गया।
घर द्वार बिक गया, घर से बेघर हो गया, परंतु महाजन इतना दुष्ट है कि उसे दया नहीं आई, एक पैसा नहीं छोड़ा ब्याज का, और उसकी बैलों की जोड़ी को भी कुर्क कर दिया, नीलाम कर दिया। यह बात उसको बहुत चुभी, बहुत दुख हुआ। तो हम लिख सकते हैं कि बहुत ही दुखद किसान के जीवन का वर्णन यहाँ किया गया है। आगे देखें, एक बात और याद रखना आप लोग कि जब भी हम इसका वर्णन करें तो अनुप्रास अलंकार तो हम लिख ही सकते हैं। एक ऐसा अलंकार है कि जो सभी जगह, लगभग सभी जगह पाया जाता है, क्योंकि एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार तो होती ही है पद्य में। तो इसमें एक और आया है रह रह, तो इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अनुप्रास अलंकार आप जोड़ देना। और आंखों में चुभती, यानी आंखों में चुभना, यह एक मुहावरा है। तो आप विशेष के लिए जोड़ लेना कि मुहावरे का प्रयोग किया गया है। उजड़ी उसके सिवा किसी का पास दुहाने आने देती, आह आंखों में नाचा करती, उजड़ उजड़ गई जो सुख की खेती। कवि कहता है कि उसके पास एक बहुत अच्छी प्यारी गाय थी, बहुत दूध देने वाली गाय थी, जिसे वह प्यार से उजड़ी कहता था। उसका नाम उसने उजड़ी रखा था। उजड़ी उसके सिवा किसी का पास दुहाने आने देती, और उजड़ी का दूध वही दुहता था किसान, और किसी को वह अपने नजदीक नहीं आने देती थी। परंतु मजबूरी देखो किसान की, आह आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। यानी कि उस उजड़ी गाय को, जो दूध देने वाली थी, जो सिर्फ उसी के हाथ लगी थी, उसी को दूध दुहने देती थी, उसको बेचना पड़ा, बेच दिया उसने। और इन सब बातों को ध्यान में रखकर, इन सब बातों को याद करके किसान बहुत दुखी होता है, बहुत कष्ट होता है उसे, क्योंकि सब कुछ आंखों में नाचा करती, इस सारे दृश्य उसकी आंखों के सामने नाचा करते थे, उसकी आंखों के सामने बार बार आते थे। जो जो उसके सामने हुआ है, सुख भरा उसका जीवन था, जो खेत उसके थे, खेत के बाद जो बिक गया सब कुछ, कुछ उसके हाथ में नहीं रहा, खेत भी उसके नहीं रहे, सब कुछ उजड़ गया, तो वह निराशा से भरा हुआ है। तो उसे सब ये याद आ रहा है कि उजड़ी उसके सिवा किसी का पास दुहाने आने देती, आह आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। उसे याद आ रहा है कि हमारा कितना बढ़िया खेत थे, हरियाले लहराते हुए खेत थे, परिवार हमारा कैसा अच्छा था, और सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि किसान की मनोदशा बहुत बुरी हो गई। एकदम सीधा सीधा लिखें कि किसान की मनोदशा बहुत बुरी हो गई है, बस उसको कुछ अब दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि उसका जीवन बहुत परिवर्तित हो गया, बहुत दुखी है वो, उसका सब कुछ उजड़ गया। खेत छुड़ा लिए गए, खेत उसके छुड़ा लिए गए, उसका घर बिक गया, उसके बैलों को नीलाम कर दिया गया, उसका कोई रोजगार उसके पास नहीं रहा, कोई धंधा नहीं रहा। और अब उसके सामने जो दुख उसके सामने है, देखो जवान बेटा मार दिया गया, इसको भी लिख सकते हैं, जवान बेटा मार दिया गया, और अब उसके सामने बस वही बार बार दिखाई देता है। अब वो बैठा उन्हीं बातों को याद करता रहता है। अगला इसका प्रश्न है अर्थ संबंधी, कि भारतीय किसान की संपत्ति क्या होती है। किसान की संपत्ति होती है उसकी खेती, उसके बैल। अब तो ट्रैक्टर वगैरह चल गए, मगर जिस समय की ये कविता है, उस समय बैल ही उसके सब कुछ हुआ करते थे। तो उसकी खेती और उसकी गाय, बैल, खर, और उसके खेत, मुख्य रूप से। ठीक है, चलो आगे चलें और अगला पद देखें। बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आंखें आती भर। देख रेख के बिना दुध मुही, बिटिया 2 दिन
बाद गई मर। बहुत दुखद, बहुत कष्ट से भरा हुआ जीवन किसान का, जिसका वर्णन सुमित्रानंदन पंत जी ने किया है। उसकी पारिवारिक दुख कितना था, इसका वर्णन किया है। इसको हम प्रसंग में लिख सकते हैं, संदर्भ आपको पता है, तो हम लिखेंगे कि किसान का जो परिवार था वो पूरा उजड़ गया। बहुत दुखीमय किसान है, उसकी परिस्थिति बहुत विपरीत है, क्योंकि बिना दवा दर्पण के दवा नहीं हो पाई, इलाज नहीं हुआ, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था। और उसकी पत्नी बिना दवा के, कोई दवाई नहीं हुई, और मर गई। वह इतना परेशान है, उसके इतनी गरीबी आ गई है कि वह अपनी पत्नी का इलाज भी नहीं करा पाया, डॉक्टर को नहीं दिखा पाया। तो बिना दवा दर्पण के घरनी, घरनी यानी पत्नी, स्वर्ग चली आंखें आती भर। तो आंखों का भरना यहाँ मुहावरों का प्रयोग है, जिसको भी नोट करें कि इसमें मुहावरों का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार है, और उसकी लाचारी और गरीबी का वर्णन किया गया है। आगे देखें और क्या हुआ। जब उसने यह सोचा कि बताओ, हम दवा भी नहीं करा पाए, डॉक्टर को भी नहीं दिखा पाए, और हमारी पत्नी मर गई, तो आंखें आती भर। और जब इस बात को याद करता है तो उसकी आंखें भर आती हैं और वह रोने लगता है। आगे, देख रेख के बिना दूध मुही, उसकी छोटी सी बिटिया थी, जो अभी दूध पीती थी माँ का। माँ के मरने पर 2 दिन बाद ही वह भी मर गई। देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। कितने कष्ट में है किसान, सब कुछ उजड़ गया, लड़का खत्म हो गया, लो पत्नी खत्म हो गई, छोटी सी बच्ची थी उसकी, वह भी शांत हो गई। घर में विधवा रही पतोहू, लड़के की शादी हो गई थी, तो उस लड़के की पत्नी पतोहू, पुत्रवधू कहते हैं इसको, उनके पुत्र की पत्नी। घर में विधवा रही पतोहू, अब घर में कौन बचा, किसान बचा, और उसके बेटे की विधवा पत्नी बची। उसका नाम लक्ष्मी थी। यद्यपि पति घातिन, अब मारा किन्होंने, जमींदारों ने। तो ये हमारे भारत की बड़ी विसंगति है, होता यही है कि जो कुछ हो रहा है, खराब हो रहा है, तो वो स्त्री के ऊपर थोप दिया जाता है। इसको पति घातिन कहा जा रहा है, कि पति को मारने वाली, जबकि मारा किन्होंने, जमींदार ने। घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी, उसका नाम लक्ष्मी था, मगर लोग उसको पति को मारने वाली कहा करते थे, पति की हत्या करने वाली कहा करते थे। ये समाज में ही हो रहा है, आज भी हो रहा है, कि घर में कुछ हो गया तो बहू के कारण हो गया। समाज में अगर पति की मृत्यु हो जाती है, तो उसका पूरा दारोमदार, पूरी जिम्मेदारी पत्नी के ऊपर होती है। तो यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। एक दिन पुलिस के थानेदार ने उसको पकड़वा के और थाने में बुलवा लिया। और क्या हुआ उसके साथ, उसकी इज्जत लूट ली। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। और इज्जत लुट जाने के कारण, किसी को अपना मुंह ना दिखाने के कारण, एक दिन वह कुएं में कूद गई और उसने आत्महत्या कर ली। यहाँ एक बात और आई है, पुलिस के अत्याचार की बात आई है, तो इसको हम विशेष में लिखेंगे। और सौंदर्य बोध में यदि कहीं पूछा जाता है तो हम इसका भी वर्णन करेंगे, पुलिस के या हम विशेष में अगर इस पद्य की खास तौर से जब पकड़ मंगाया कोतवाल ने, इंस्पेक्टर की बात करेंगे हम, तो हमें यहाँ पुलिस के अत्याचार का वर्णन विशेष में जरूरी। आखिरी के पद है,
4 पंक्तियां और हैं। खैर पैर की जूती जोरू, ना सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर, सांप लौटते फटती छाती। तो संदर्भ प्रसंग में तो किसी को कोई दिक्कत है नहीं, इसमें लिख लोगे आराम से। अब यहाँ देखो, समाज की परिस्थिति का भी वर्णन यहाँ किया गया है कि समाज कैसे सोच रहा है, कैसे सोचता है समाज। खैर पैर की ज्योति जूती जोरू, बहुत खतरनाक लिखा है यहाँ कवि सुमित नंदन पंत ने। यहाँ कवि कहते हैं कि समाज में जो पत्नी है उसको पैर की जूती कहा जाता है। पैर की जूती से तात्पर्य है वह जूता जो फटने के बाद उसको हम बदल सकते हैं। तो किसान को भी, क्योंकि ये अकेले किसान की बात नहीं है, पूरी परिस्थिति का, पूरी समाज का यहाँ चित्रण किया गया है कि उस समय समाज क्या सोचता था। तो उस समय समाज सोचता था जो किसान सोच रहा है। किसान ने क्या सोचा? किसान की पत्नी की मृत्यु हो गई, मगर उसे अपनी पत्नी की मृत्यु का उतना दुख नहीं है, क्योंकि उसे पैर की जूती समझा जाता था कि अगर फट गई तो दूसरी जूती पहन लेंगे, यदि एक नहीं तो दूसरा विवाह कर लेंगे, और दूसरी नहीं तो तीसरा विवाह कर लेंगे। ये समाज में चलता था। इसलिए स्त्रियों की दुर्दशा थी, बड़ी खराब स्थिति थी। तो किसका है उसे? देखो लिखा है, खैर पैर की जूती जोरू, यानी पत्नी पैर की जूती है, एक मर गई दूसरी आ जाएगी, ना सही एक दूसरी आती, दूसरी आ जाएगी, पर जवान लड़के की सुध कर, सांप लौटते फटती छाती। मगर उसे सबसे अधिक दुख है अपने बेटे का, जवान बेटे का। और जब उसकी उसे याद आती है तो उसकी छाती पर सांप लौटने लगते हैं। और छाती पर सांप लौटना यानी मुहावरे का प्रयोग किया गया है, जिसको याद रखना। उसकी छाती फटने लगती, जिस कष्ट में उसने प्राण त्यागे, उसके बेटे की मौत हुई, वह असहनीय कष्ट उसे याद आ जाता। अगली और अंतिम 4 पंक्तियां, और इसमें सौंदर्य बोध में हमें याद रखना है कि इसमें ग्रामीण परिवेश का चित्रण किया गया है। और हमें समाज की कहें कि समाज की जो विकृत मानसिकता है, इसका वर्णन किया गया है किसान के माध्यम से, कि कैसे वह कहता है कि अगर पत्नी मर जाती है तो दूसरी पत्नी आ जाएगी। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक हिलाती, और तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। अंतिम 4 पंक्तियां। किसान पिछले सुख, जब अपने पिछले जीवन को याद करता है, हरियाली खेतों को, और उसके खुद स्वयं के खेत हुआ करते थे उनको याद करता है, तो कुछ देर के लिए उसकी आंखों में चमक आ जाती, प्रसन्न हो जाता। मगर जैसे ही वह वास्तविक धरातल पर आता, सच्चाई को देखता, वर्तमान को देखता, तो उसकी आंखें तुरंत शून्य में गड़, और शून्य में कुछ नहीं सोच पाता, देखता रह जाता, क्योंकि उसको समझ में नहीं आता कुछ। तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती, और वह याद तीखी नोक की समान उसकी आंखों में चुभने लगती। वह याद तीखी नोक सदृश बन जाती, वह याद जो पिछली यादों को याद करता है और शून्य की तरफ देखता है, और जब वास्तविकता में आता है कि वह कहाँ खड़ा है, अकेला व्यक्ति खड़ा है, पूरा परिवार समाप्त हो गया, तो उसे वह यादें आंखों में तीखी नोक के समान चुभने लगती। इसमें अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न है। काव्यांश में पैरों की जूती की संज्ञा किसे दी गई है? आप सभी ध्यान से सुन रहे हो।
और आपको पता है कि पैरों की जूती की संज्ञा पत्नी को दी गई है। हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है और इस समाज में पत्नी की मृत्यु के पश्चात पुरुष दूसरा विवाह कर सकता है। और किसान भी यही सोच रहा है, उसे अपनी पत्नी की मृत्यु का कोई दुख नहीं है। इसलिए यहाँ पत्नी को पैरों की जूती कहा गया है। परिवार उजड़ जाने के बाद किसान की मनोदशा का वर्णन कीजिए। तो जब परिवार उजड़ गया तो उसकी मनोदशा दयनीय हो गई, बहुत दुख में हो गया। कभी वह अपने पुत्र को याद करके तड़प जाता है, कभी वह अपने खुशहाल जीवन को याद करता है, और इस प्रकार से उसकी मनोदशा अच्छी नहीं है, बहुत खराब हो गई है। कभी वह याद करता है तो कुछ देर के लिए खुश हो जाता है, पुरानी बातों को याद करता है कि हमारे पास खेत थे, और जैसे ही वर्तमान में आता है तो वह यादें उसकी आंखों में तीखी नोक की समान चुभने लगती हैं।